अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान के उस इक़दाम पर कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक कॉल्स ली और टेलीफोन पर आवाम के मसाइल सुने। और इस हवाले से जो हैरत अंगेज़ जो बात यह है कि वो जो तकरीबन 4 घंटे तक हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब फ़ोन कॉल्स अटेंड करते रहे और उनके जवाब देते रहे, तो खुशगवार हैरत भी हुई कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ आवाम महंगाई और मुतअद्दिद मामलात से परेशान है, लेकिन कॉल्स पर इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो जिस पर अपोजिशन का ये कहना है कि ये प्लांटेड जो था वो सारा शो था वज़ीर आज़म इमरान खान का, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि सिंध के हवाले से कि सिंध के हवाले से जो कुछ दिन पहले भी वज़ीर आज़म ने भी एक ख़िताब में ये कहा था कि सिंध उनका सूबा नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ रिलीफ दिया। तो खैर उसका उनके जो कॉन्टेक्स्ट था वो इस हवाले से था कि बाकी सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सियासत से बालातर होकर सिंध के लोगों की कोरोना के दौरान मदद की या उनको इमदाद दी। तो क्या वाकई इस हवाले से ये जताना ज़रूरी था, या समझते हैं कि सिंध जो है वो वाकई इतना महरूमियों का शिकार है? क्योंकि सिंध का ये दावा और अपनी जगह पर 100% दुरुस्त है कि पूरे मुल्क को सिंध का रेवेन्यू ही चला रहा है, और सिंध अगर अपना रेवेन्यू इतना जनरेट ना करे तो शायद मुल्क का चलना मुश्किल हो जाए। और उसके साथ साथ फिर कुछ नाम नहाद एंकर्स भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स में सिंध के ख़िलाफ़, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो सिंध के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी नहीं होती बल्कि पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ होती है, क्योंकि जितने भी इस मुल्क में रहने वाली कौमें हैं वो इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो किसी पर भी तनकीद यकीनन मुल्क पर तनकीद होती है। तो इस तरह के मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा सिंध के हवाले से, सिंध की मीडिया के हवाले से नाम है, मुश्ताक सरकी साहब हमें हमारे साथ मौजूद हैं। सरकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ुहैब। सरकी साहब, पहले तो हम वज़ीर आज़म साहब के उसी मामले पर गुफ्तगू करें जो टेलीफ़ोन कॉल्स उन्होंने ली हैं। चलें कि 2.5 साल के बाद उनको याद आया कि आवाम को भी टाइम दिया जाए और आवाम के बराह रास्त सवालात लिए जाएं। खैर वो यकीनन आपने भी देखा होगा, तो कैसा लगा वज़ीर आज़म साहब का ये शो आपको? यार मैंने तो 3 घंटे तक डायल किया, मेरी तो ना कॉल कनेक्ट हुई ना किसी ने कॉल रिसीव की। बहरहाल जो भी वो लाइकिंग लिस्ट में थे, जैसे आपने कहा प्लांटेड बकौल अपोजिशन लीडर्स के कि ये प्लांटेड प्रोग्राम था, और इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब के आंसर्स थे वो रैंडम नहीं थे, एक वो स्क्रिप्टेड थे, फुल तैयारी के साथ थे। मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे नहीं पता ज़ुहैब ज़रदारी ने मुझे किस इशू पे बिठाया। अब जब मुझे नो हाउ नहीं होगी किसी चीज़ की, तो मैं वो उस तरह कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंस के साथ और फुल्ली हिम्मत के साथ इतने जवाब नहीं दे पाऊंगा, पजल ज़रूर होऊंगा, क्योंकि रैंडम कॉल्स का यही होता है कि सवाल करने वाले का कुछ पता नहीं वो किस सिम ले जाए मुझे। लेकिन जो भी हुआ खूब हुआ, अच्छी बात है। सिलेक्टिव कॉलर्स को लिया गया और रिकॉर्डेड कॉल्स थी, और क्योंकि इतनी डेयरिंग इस हुकूमत में है ही नहीं कि वो पब्लिक को फेस कर सकें। आपने कॉल्स लेनी है, आ जाए मार्केट्स में चलते हैं, कोई भी एक नुमाइंदा हमारे साथ दे दे तो लाइव पता चल जाएगा कि हम क्या कॉल्स करना चाह रही थी और उनके सवालात क्या थे, जवाबात क्या आने चाहिए थे जो नहीं आए। बहरहाल और एक ये जो बकौल अपोजिशन के और आम पब्लिक के जो यूथ ही हैं, हर करियर अपना लेना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखी तस्वीर नवाज शरीफ साहब की भी आई हैं कि उसने भी पब्लिक कॉल्स ली हुई हैं। तो ये कोई एहसान नहीं है इमरान खान का, वज़ीर आज़म साहब का किसी आवाम के ऊपर, ये उनका डोमेन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी में शामिल है कि अगर वो पब्लिक अटेंशन लेते हैं या पब्लिक को अटेंशन देते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ जॉब। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसको इतना प्रोपेगेंडा करके कोई अच्छा इक़दाम करार दिया जा रहा है। बहरहाल कॉल्स लेनी है तो वज़ीर आज़म साहब आएँ, आप पारा पे चलते हैं, चौक पर चौराहे पर लोगों से बात करते हैं, आप अपने वज़रा को लेकर आएँ, भले आपको अगर सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस भी बाय एयर आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं, पब्लिक के डर से आप रोड भी इस्तेमाल नहीं करते। तो जिस रियासत का हुक्मरान
اتنا انسیکیور فیل کرے پبلک سے تو وہ تو تمام کالز میرے خیال میں مشکوک ہی کہلائیں گے. ہاں، اور اس کی دوسری بات یہ تھی کہ شاید اس کا شک کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ تمام چیزیں صحیح تھیں، مطلب کسی کو شکایت زیادہ تر نہیں تھی کہ بھئی ان کے ساتھ ان کے بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بہت آسمان تک چھو گئی ہے، بے روزگاری ہے، 1 کروڑ نوکریوں میں سے کچھ نہیں ملا، 50 گھر میں سے کچھ نہیں ملا. تو ظاہر نہیں تو اگر عام کالیں ہوتی، جینیون کالیں ہوتی تو میرے خیال میں تو شکایتوں کے دفتر کھل جانے تھے. بالکل. دیکھیں یہ سیلف ڈیزائن ایک ورلڈ ہے. شاہد عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی مشیران ہیں ان کی ایک خود ساختہ تعمیر شدہ ایک دنیا ہے جس میں سب اچھا دیکھتے ہیں. اور یہ جو کالنگ سیشن تھا، یہ ٹیلی فونک جو بھی ٹائم تھا 4 گھنٹے کا، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی، اسکرپٹڈ چیز تھی ساری. میں تو یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی عام ٹیلی فون کالز پہ لیں، عام ادھر ہم اے ٹی وی پہ بیٹھیں، A1 ٹی وی پر بیٹھیں، تو اگر ہم یہاں پبلک کے لیے اوپن فورم کریں گے تو ہمیں 100 میں سے 99.9% اگینسٹ گورنمنٹ بیڈ گورننس کی شکایات آئیں گی ہمارے پاس. اس وقت اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کو ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ایک وفاقی وزیر آ کے بیٹھے اور پبلک کالز لے لے، لگ پتہ جائے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو یہ خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں. زرداری صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں اور مشکلات کی طرف. اب جیسے کوئی ایک سلیکٹیو چینل ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مہربانی ہے کہ 7 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے، ورنہ ماضی میں تو 9 روپے بڑھتا تھا. 10 روپے سمری تو 15 روپے کی تھی لیکن وزیر اعظم نے 4 روپے رحم آ گیا عوام کے پر. تو یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. آج بھی پبلک یہ دیکھیں جو بھی اچھا قدم کرنے کی یہ ڈرامے بازی میں نظر آتی ہے، برعکس اس کے چیزیں بالکل اس کے خلاف ہی جاتی ہیں. اب یہ جتنی اس کی اسکرپٹ لکھا گیا جاندار طریقے سے کہ سمجھا کہ بھائی سب کی آنکھوں میں ہم نے مرچیں دھول دینی ہے، تو وہ اس کے خلاف ہی چیزیں ہوئی. آج انڈیویجولز جو ہیں ملک کے عام شہری وہ بھی اس کو ڈرامہ قرار دے رہے ہیں، یعنی من اصل قوم آپ کو ہر قدم پر مشکوک سمجھا جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے اقدامات اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک ہی مہینے میں 3 بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، تو وہ پی ڈی ایم بھی کے بھی اس غبارے سے ہوا نکل گئی نا. نہیں تو وہ بڑے ایکٹیویزم کے ساتھ تھے، لیکن جیسے جیسے دسمبر گزرتا گیا، جنوری آتا گیا اور پھر جنوری بھی گزر گیا تو وہ دھیمی نہیں پڑ گئی پی ڈی ایم. دیکھیں پی ڈی ایم کے پتہ نہیں کیا ٹاسک اور ٹارگیٹس ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ایک میکینزم ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے اپوزیشن فورم کا، وہ ہمیں انفلوئنس نظر نہیں آتا. اب اس کے کیا مقاصد تھے، کیا مقاصد حاصل کرنے تھے، رفٹ کتنی ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے ان کا، یہ تو وہی بتا سکتے. بہرحال آن گراؤنڈ جو پریشر گروپ ہونا چاہیے تھا حکومت کے خلاف، وہ ہمیں نہ پارلیمان میں نظر آتا ہے، نہ زمین پر نظر آتا ہے، نہ جلسوں میں نظر آتا ہے. لگتا کچھ یوں ہے کہ جس طرح زرداری صاحب کو کوئی بڑا ایک آسرا ملا ہوا ہو، یا جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی ایک ٹاپ فیوریٹ ہاٹ کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں، اور اسی پی ڈی ایم کے کندھے کو استعمال کر کے پھر زرداری صاحب نے چیزیں جا کے سیٹل ڈاؤن کرنی ہے اور اکیلا جا کے سولو پلے کرنا ہوگا نواز لیگ کو دوبارہ، کیونکہ وہ ایگریسو پچ پر وہ کھیل رہے ہیں. اور یہ مفاہمتی جو چیمپئن ہے ہمارے پاس زرداری صاحب، شاید وہ ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کر کے اپنے وہ ٹارگیٹس اچیو کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بھی چیز ہے کہ مشتاق صاحب کے وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ ہی دنوں ہیں ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بتایا کہ کورونا میں ہم نے اتنے پیسے دیے، ہم نے تمام صوبوں کو دیا. خاص طور پر انہوں نے جب سندھ کا ذکر کیا تو مجھے تو خیر وہ ان کا ہیومن ایرر لگتا ہے، وہ ان کا ڈیلیبریٹلی کہنے کا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ بات زبان پہ آ گئی کہ ہم نے سندھ ہمارا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پیسے دیے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے. حتیٰ کہ ان کا مقصد میرے خیال میں یہی تھا کہ وہ حکومت کی ہی بات کر رہے تھے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر سندھ کے اندر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا اس پر ریئیکشن دیا، تو آپ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ واقعی ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ کہا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے؟ دیکھیں جو پکتا ہے وہی کھایا جاتا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. تو یہ ایک دن کی یا اس اسپیچ کے دوران کی مائنڈ سیٹ یا اس کی عکاسی نہیں تھی. شاید
वज़ीर आज़म साहब ने सिंध को वैसे एक्सक्लूड कर रखा है पाकिस्तान से अकॉर्डिंग टू जो सियासी सूरत हाल है। दूसरा, टफ़र उनको टाइम मिलता रहा है सिंध से। और तीसरा ये कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है वहाँ पीपल्स पार्टी की टोटली, यानी इनका कोई अलाई नहीं, पीटीआई वीटीआई कोई नहीं है, और इतनी मजबूत अपोजिशन भी नहीं कि पीटीआई वहाँ उनको कोई प्रेशर दे सके। बहरहाल ये खिचड़ी पकती रही है। और उस दिन एक्सप्रेस किया खुद वज़ीर आज़म साहब ने, घर का कोई बड़ा है, एक वालिद की हैसियत रखता है, 4 उसके बच्चे, एक बच्चा उसको ज़्यादा ओबे नहीं करता, या ये कहिए कि अपना फ्रीडम ज़्यादा इस्तेमाल करता है घर में, यानी वो लाड करता है, फरमाइशें करता है, अपने हकूक़ की बात करता है और अपना ड्यू शेयर मांगने की बात करता है, तो वो उस बाप को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह ये इमेच्योर स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म साहब की, चाहे आप इसको सहाफ़ती दुनिया में कोई भी कॉन्टेक्स्ट में बात कहें, मैं ये कहूँगा कि ये उनको ज़ेब नहीं देती चीज़ कि वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रियासत एक माँ की हैसियत रखती है। और ये प्राइम मिनिस्टर कोई पीपल्स पार्टी के वोटर्स का नहीं है। 7 करोड़ से ज़ायद सिंधी हम, और 7 करोड़ के मतलब ये नहीं कि एवरी सिटीजन ऑफ सिंध बिलोंग्स टू पीपल्स पार्टी। वो हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी स्कूल ऑफ थाट अलग है, हमारे नज़रियात अलग हैं। तो इसलिए तमाम मिनसल कौम सिंधी को, आपने सूबे को अलग तस्वुर करके और अलग उसका इजहार करके ये अपनी आपने नफ़रत का इंडायरेक्टली इजहार किया है सिंधियों के साथ। दूसरी बात, ये चीज़ें करने की नहीं होती भाई। वज़ीर आज़म साहब, आपकी 2 साल में तो ग्रूमिंग होनी चाहिए, बकौल आपके आपने जहद मुसलसल करके ये कामयाबी हासिल की, तो इतना आपने इतनी जर्नी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने डोर टू डोर जाके अपना नैरेटिव दिया है लोगों को पाकिस्तान में, तो आपको तो ग्रूम होना चाहिए, सेंसिबिलिटी का मुजाहरा आपको करना चाहिए। आपको नहीं अंदाज़ा कि इस स्टेटमेंट से सिंध में कितनी नफरत फैली, आपकी पूरी कमाई वहाँ पर स्टेक पर लग गई। करना है, आजमाना है, तो अभी आपको PS 88 जो मलीर में मुर्जा बलोच के वफात के बाद जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपका कैंडिडेट उधर वोट कितने लेता है और फिर पीपल्स पार्टी दोबारा स्वीप कैसे करती है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुश्ताक सरीफ साहब, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मुश्ताक सर्की साहब मौजूद हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, हम बात अब करें चलें कि इमरान खान साहब की हुकूमत और उसके हाल तो तमाम हम लोगों के सामने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जब यहाँ इस्लामाबाद में आती है, पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, वो कहते हैं कि भाई सिंध में आएँ, आप दिखाएं हम आपको तरक्की। मेरा भी ताल्लुक़ सिंध से है, आपका भी ताल्लुक़ सिंध से, हमें तो सब पता है कि वहाँ के हालात क्या हैं, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये सुनना चाहूँगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जानें कि सिंध की क्या हालत है वहाँ पर। और लगता है कि पीपल्स पार्टी भी की गवर्नेंस इमरान खान जैसी है या आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? बदतरीन है, बैड गवर्नेंस है सिंध में, और 12 साल से रूलिंग पार्टी पीपल्स पार्टी रही है, उसका कोई अपोनेंट नहीं रहा इतना बासर ताकतवर, जितने भी हैं वो पार्शली उस गेम का हिस्सा हैं। और दूसरी बात कि मैं तो सबसे ज़्यादा इस पे वोकल रहा हूँ, और जाली डोमिसाइल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ और एजुकेशन की जो हालत है वहाँ पर, तो हम तो विक्टिम में भाई। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी को कुछ भी कहोगे तो हम खड़े होंगे भाई। पीपल्स पार्टी को आप सियासी तनकीद का निशाना बनाएं, बैड गवर्नेंस पे उनको हिट करें, उनके कैरेक्टर को आप फिंगरिंग करें,
दूसरी बात कि जब आप पीपल्स पार्टी और सिंधी कौम को मर्ज करते हैं तो पीपल्स पार्टी का काम खुद ब खुद हो जाता है। फिर हमारे जैसे लोग सेंटिमेंटल एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं। तो आपको जब अगर सियासी तनकीद करनी है तो आपको न्यूट्रलाइज करना होगा पीपल्स पार्टी की क़यादत को, सिंध हुकूमत को और उनकी बेड गवर्नेंस को। सिंधी कौम का कोई कसूर नहीं है। जब आप मिनसल कौम उसको पीपल्स पार्टी का टैग लगा के आप टारगेट करते हैं तो फिर तो लाखों लोग निकल आते हैं और पीपल्स पार्टी का खुद ब खुद काम हो जाता है। इनको पीपल्स पार्टी पे तनकीद करनी होती है, लेकिन ये कर सिंधियों पे तनकीद देते हैं जिसकी वजह से होता है। लेकिन लाखों सिंधी ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करते। लेकिन बात सिंध की आएगी, देखिए अब जब बात सिंध की आएगी, सिंधी कौम की आएगी, तो फिर हम ये भूल जाते हैं। फिर हमें अल्टीमेट पीपल्स पार्टी को ना चाहते हुए भी सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बात इज्तिमाई तौर पर सिंधी कौम की होती है। और सिंधी कौम जब ये तय कर लेती है तो बिलावल भुट्टो फिर हमारा है। और जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारा बिलावल भुट्टो नहीं है। लेकिन जब सिंध धरती पर वार होता है तो फिर ये मरसू का फिर ये नारा लगा के सेंटीमेंट को केश करते हैं। फिर ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप इनको वो तमाम मौके फराहम करते हैं। आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन से दे बिलोंग फ्रॉम हार्ट ऑफ मदरलैंड, कराची से वो इलेक्ट हो चुके हैं या सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे पूछें कि वहाँ सेंटीमेंट क्या है। वो हालत ज़ार आए दिन निशानदेही भी करते रहते हैं। तो भाई सिंधी कौम तो खुद बड़ी विक्टिम है इस बेड गवर्नेंस की, तो आप उसको भी एक टेक में पहल देते हैं जाके। हाँ, मतलब ये कि उनको अलग रखना चाहिए कि भाई आप और पीपल्स पार्टी पर सिंध के लोग बहुत ज़्यादा खुले नमूने से तनकीद करते हैं। इतनी तनकीद शायद आपको पंजाब से का शहरी अपनी हुकूमत पर तनकीद करते नज़र नहीं आता, ना KP से ना बलूचिस्तान से। लेकिन सिंध का नौजवान, सिंध का पढ़ा लिखा जो तबका है वो पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद करता है। लेकिन जब इनकी तरफ से या वफाकी हुकूमत के या वफाकी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी तरफ से जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो वो पीपल्स पार्टी उसमें उसको शेल्टर मिल जाता है और फिर हम उसकी बेड गवर्नेंस भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं यार सिंध का दिफा करना चाहिए। तो नहीं समझते कि ये जो PP मुखालिफ जो पार्टियां जो सिंध के अंदर मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत का इस तरह का तर्ज अमल, इस तरह के बयानात उनको भी बहुत नीचे लेकर जाते हैं। वो बेचारे अभी सांस ही उठा रहे होते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कुछ थोड़ा खड़े होते हैं तो यहाँ से फिर कोई ऐसा बयान आ जाता है कि वो धड़म से गिर जाते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदार मैं उनको समझता हूँ, क्योंकि वो कन्वे नहीं कर पाते अपनी चीज़ें। बनीगाला में आके मिलते हैं, अपने ज़ाती एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ। फिर काबीना में जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं सिंध से बिलोंग करते हैं, वो भी उस तरह की तस्वीर नहीं पेश करते कि भाई असल हक़ाइक़ क्या है ऑन ग्राउंड। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं पता, वो उन वज़रा को नहीं पता ग्राउंड पर क्या है। वो अगर सही रुख से, सही सिम से ब्रीफ करें काबीना को, वज़ीर-ए-आज़म को, जितने भी हमारे क्वार्टर्स हैं इन्फ्लुएंशियल, वहाँ पर जाके असल तस्वीर पेश करें सिंध का जो चेहरा है असल। भूख, अफलास, बदहाली, बेरोज़गारी, हकूक़ पर डाका और आए दिन इशू पे इशू हमारे साथ इस्टेब्लिश किया जाता है और जानबूझ के वहाँ मसाइल को जन्म दिलवाया जाता है और हमें इंगेज किया जाता है उन इश्यूज़ में कि हम असल रुख पे ना जा सकें। हमारा मकसद, टारगेट देखिए, हमें शिकवा वफाकी सरकार से नहीं है, हमें शिकवा यूथ को पाकिस्तान आर्मी से भी नहीं है। भाई हम तो तोबों का रुख उस बेड गवर्नेंस पे रखना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं CM सिंध पर, वुज़रा पर, कि भाई आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे वोट के भी आप अमानतदार हैं, लेकिन आपने डिलीवर नहीं किया। होता क्या है, आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल गलत होने की वजह से पूरा बेनिफिट होता है पीपल्स पार्टी को, और जिसकी वजह से वो 12 साल से हुकूमत पर मुसल्लत है। अच्छा, आखिर में मुश्ताक साहब, ये जो आपका गुज़िश्ता दिन मैंने देखा था आपकी वीडियो कि आप एक निजी TV चैनल के ऑफिस आए थे और वहाँ आपने कुछ एहतजाज भी समझो कि रिकॉर्ड करवाया और आपने कोई कॉल दी हुई है। वो इरशाद भट्टी ने कोई ऐसे कमेंट्स किए हैं अपने चैनल्स पर सिंध के ख़िलाफ़, सिंधियों के ख़िलाफ़। तो खैर ये तो पहली बार मेरे ख्याल में नहीं हुआ। एंकर्स हों या बाकी कोई भी पॉलिटिकल जो भी हैं पर्सनैलिटीज़, उन्होंने मीडिया पर आकर हमेशा इस तरह की चीज़ें की हैं। तो आप नहीं समझते कि ये सिर्फ सिंध से नफ़रत का इज़हार नहीं है बल्कि ये मुल्क से नफ़रत का इज़हार? देखें, उस बंदे की कोई हैसियत नहीं है। इरशाद भट्टी कौन है, क्या है, मैं आपके प्रोग्राम में बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ। ये करना तो मैंने था, लेकिन मैं आपके इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि एक बंदा जो किसी साबिक PCR के बंदे से रब्ता करता है और उससे मिलता है, एक चेयरमैन का बेबी बनता है,
गाड़ी हासिल कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, फिर वो चेयरमैन चला जाता है, फिर एनडीए में लग जाता है, एनडीए में एक सिविलियन चेयरमैन लगता है, फिर उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कौन से मराइल तय करता है तो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ। बहरहाल उसकी खुशनुदी भी हासिल कर लेता है। उसके बाद एक रिटायर या सिटिंग आर्मी ऑफिसर चेयरमैन एनडीए में लगता है, फिर उसके साथ ये बगलगीर होता है और उसके थ्रू ये हाशवानी ग्रुप के सदरुद्दीन हाशू से मिलता है। मेरिट और ये जितने पीसी के ये मामला आते हैं उनमें ये इंजेक्ट होता है और हमारे मुक़्तदर हलकों का नाम इस्तेमाल करके ये सदरुद्दीन हाशवानी के क्लोज हो जाता है और वहाँ से साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये मैं नहीं कहता, ये जितने इस्लामाबाद के मेरे दोस्त हैं वो इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड भी जानते हैं। फिर इसने दोनों के माबेन एक तासुर खुद साख्ता कायम रखा कि ये चीफ के भी बड़े करीब हैं और सदरुद्दीन हाशवानी के जो उन दिनों मामला चल रहे थे तो ये इसने कहा मैं पुल का किरदार अदा करूँगा। बात तब खुली, इसको जब एडवाइज़र बनाया गया हाशवानी ग्रुप की तरफ से, पहले बेकरी का मामला दिया गया, फिर पूरे ग्रुप का दिया गया, फिर वहाँ किस तरह ये लोगों को उन मुक़्तदर हलकों का नाम लेकर 8-8, 10-10 रूम एग्जीक्यूटिव क्लास के दिलाता था, वहाँ किस तरह के अयाशियाँ होती थी। और ये जब भांडा तब फूटता है जब वो दोनों अहम शख्सियात उस वक्त एक शादी की तकरीब में मिलते हैं और वो बोलते हैं कि सर सब अच्छा है। उसने कहा अच्छा तो नहीं है, मेरा तो आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर भांडा फूटता है कि आपका एक बेबी हमारे पास है जिसका नाम है इरशाद भट्टी। उसके बाद इसकी जो क्लास ली जाती है, इसके खिलाफ जो बिल निकाला जाता है करोड़ों रुपए का, फिर ये पाँव पकड़ के बैठ जाता है वहाँ पर और ये माफ़ी लेकर सदरुद्दीन से ये टर्मिनेशन लेटर लेकर वापस जाता है। फिर ये इसकी जर्नी हुई प्राइवेट लेवल पर, फिर ये दोबारा पीआर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में जिस तरह का इसका मेरिट है मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, जो इसका काम है असल में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तरबियत ये नहीं है। लेकिन उसके अपने क्लोज दोस्त, हमारे जो पंजाबी स्पीकिंग दूसरे दोस्त हैं इस्लामाबाद पिंडी के नामवर सहाफ़ी, जिनके साथ रात भी मैंने सेशन किया, उनके बकौल कि इसका कोई कंडक्ट इतना रेपुटेड नहीं है, जिस बंदे की इतनी औकात नहीं, वो हमारी शाहूकार तहजीब सकाफ़त और अजीम कौम सिंधी के ख़िलाफ़ बकवास करता है। मैं तो उसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली जियो न्यूज़ के दफ्तर में आके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मैं वहाँ से लाइव आया, मैंने मीर इब्राहिम को इंतबाह किया और उनको मैंने अल्टीमेटम दिया कि 7 रोज़ के अंदर ये जो इसने खबरनाक प्रोग्राम में बकवास किए सिंधी कौम के ख़िलाफ़, उसने जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर ये उसी प्रोग्राम में माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर हम सिंधी हज़ारों सिंध की दिल कराची में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर धरना देंगे और मुश्ताक सर की जो बोलता है वो करता है। और इस पर मैं और बात ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, ये किसका बंदा है, किसके लिए काम करता है, किस तरह मीडिया में इंजेक्ट किया गया है और ये रातों रात टपक के इसने किस तरह एक पार्टी के खिलाफ स्क्रिप्टेड जो प्रोग्राम में तज्जिए करता है, रिटन में जो लिखा जाता है सिर्फ बोलता है। ये डुगडुगी पे नाचने वाला कोई प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं है। और अगर प्रोफेशनल सहाफ़ी होता तो हर चीज़ की एक मैकेनिज्म है हमारे पास। सहाफ़त में भी 20 साल से कर रहा हूँ, पैरामीटर्स हैं सारे। हमने उस इखलाकियात के दायरे में रहकर अल्फाज का चुनाव करना होता है, जुमलों को हमने वो जिस तरह तरतीब देना होता है उससे किसी को हट नहीं होना चाहिए, हमारे जुमलों से, हमारे वर्ड से। लेकिन इस बंदे को क्योंकि जिस तरीके से जिस डिमांड पर इसको प्रोग्राम दिया गया है वो बात की बात है। बहरहाल हमारा ये मुतालबा है कि इस तरह के शो को, इस तरह के स्लॉट को, इस तरह के बड़े स्क्रीन को मेरी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और तासुर ये भी दिया जा रहा है कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क उनको 7 दिन के बाद महसूस होगा कि जब हज़ारों लोग जियो न्यूज़ के दफ्तर पर बैठेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ठीक है मुश्ताक सर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मुश्ताक सर साहब से गुफ्तगू हुई हमारी आज के प्रोग्राम में और मुश्ताक सर साहब ने जो मुल्की सियासत है उस पर भी काफ़ी अपना तज़िया पेश किया, सिंध की सियासत, और फिर आखिर में जो मीडिया का किरदार है उस पर बातचीत की। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, यानी कि अल्टीमेटम है उस पर उनका चैनल उनको क्या रिप्लाई देता है। लेकिन ये बात कम से कम सिंध के लोग जानते हैं कि मुश्ताक सर का इस हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म उसका चल रहा है। तो अगर उन्होंने ऐलान किया है
تو وہ وہاں کراچی میں بندے بھی اکٹھے کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ان حالات کو روکنا چاہیے, اور خاص طور پر صحافی جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا, اس کو اپنے الفاظ ناپ تول کے بولنے چاہیے, کیونکہ اگر وہ کسی کے بارے میں نفرت انگیز بات کرے گا تو میرے خیال میں وہ صحافی نہیں ہوتا. اللہ حافظ. A1 TV, سب پہ نظر اندر کی خبر.